नमस्कार दोस्तों, माय वॉइस अल्फाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका मालती जोशी जी द्वारा लिखा लघु उपन्यास पाषाण युग का तीसरा व अंतिम भाग। एक अजीब सा पागलपन सवार था मुझ पर। दिन भर नीरज की कविताएं पढ़ा करती, तलत की गजलों में खोई रहती। गुनाहों का देवता तो पता नहीं कितनी बार पढ़ गई थी मैं। जब श्रीमती रंजीत भी साथ होती तो मुझे पर्दे से बाहर आना ही पड़ता। वे अक्सर गाने की फरमाइश कर बैठती, क्योंकि बातचीत में तो उन्हें रस नहीं आता था। तब मैं लता की भावप्रवण आवाज की नकल उतारते हुए ऐसे गीत चुन लेती जो मेरी मनोदशा को व्यक्त कर सके, जैसे तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो हैं तेरे दीवानों में, या हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ, या हाले दिल इस तरह सुनाया न गया आदि। मार्च का महीना था। परीक्षा की तैयारियों के लिए छुट्टियां हो चुकी थी। पुस्तकों का अंबार सामने रखकर मैं बीए फाइनल की तैयारी में व्यस्त थी। तभी उस परिचित हॉर्न को सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। कैलेंडर पर नजर दौड़ाई तो पता चला आज दूसरा शनिवार है। तभी श्रीमान दोपहर में पधारे हैं। छुट्टी है तब तो जरूर मिसेस साथ में होंगी। पढ़ाई पढ़ाई को गोली मारकर मैं डाइनिंग रूम में अपनी परिचित कुर्सी पर बैठकर आहट लेने लगी। बड़ी देर तक मिसेस रंजीत की पतली तीखी आवाज की प्रतीक्षा करती रही, पर विश्वास हो गया कि वे अकेले ही आए हैं। मतलब मेरे बाहर जाने का कोई उपाय नहीं था। मन मारकर बैठी रही। रंजीत कह रहे थे, तुम जानती हो नीरू, मैं यहाँ क्यों आता हूँ। अपनी रूटीन लाइफ से जब ऊब जाता हूँ तब यहाँ आकर कुछ देर को फ्रेश हो लेता हूँ, बस। वह तो ठीक है जीतू, लेकिन क्या क्या सर ऐतराज करते हैं? सिर्फ उन्हीं के ऐतराज की बात होती तो तुमसे कभी कहती भी नहीं। फिर जीतू, मुझे बकुल का डर लगता है। मेरा मतलब बकुल के लिए डर लगता है। बकुल? माय गॉड, बकुल ने क्या किया? वह तो बड़ी प्यारी लड़की है। वह लड़की तुम्हारे पीछे पागल हुई जा रही है और उसे रोकने का कोई उपाय मेरे पास नहीं है। लेकिन वह तो जानती है मैं शादीशुदा हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है? भावनाओं का ज्वार उठता है तब ये छोटी मोटी बातें तिनके की तरह पता नहीं कहाँ बह जाती हैं। भावुक लड़कियों के साथ यही तो ट्रेजेडी होती है। बकुल जिस वातावरण में पल रही है उसमें तो यह आवेग खतरे की सीमा तक पहुंच सकता है। यह तो गनीमत है कि सामने तुम जैसी शख्सियत है, नहीं तो ड्राइवर, माली, रसोइया, प्रेम फिर पात्र कुपात्र कुछ नहीं देखता। छी नीरू, कैसी बातें कर रही हो आज? इससे अधिक सुनना मेरे भी वश में नहीं था। हाँफते कदमों से आकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही मैं। सामने दीवार पर माँ का बड़ा सा चित्र लगा था। आज माँ होती तब भी शायद इतनी बारीकी से मेरा मन नहीं पढ़ पाती। माँ के विचारों की दुनिया भी उन्हीं की तरह सीधी सरल थी। बकुल, आई माँ। और एकदम याद आया, माँ अब कहाँ है? यह तो मम्मी की आवाज है। ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़े होकर पूछा, मुझे बुलाया मम्मी? हाँ, महाराज शायद आया नहीं अब तक। कॉफी बना सकोगी 2 कप? जी। बकुल, मैं जाने लगी तो रणजीत ने रोक लिया। बकुल, तुम इन्हें मम्मी क्यों कहती हो? माँ कहा करो, ज्यादा नेचुरल लगता है। अभी तुमने पुकारा था ना? नहीं नहीं, मम्मी ही ठीक है। मम्मी की आवाज में अनावश्यक तलखी थी। किचन की ओर जाते हुए मैंने सुना वे कह रहे थे, नीरू, मैं सोचता हूँ बच्चे तुमसे माँ कहेंगे तो ज्यादा इंटीमेट हो सकेंगे। जस्ट ट्राई। नो। लेकिन क्यों? मैं इन बच्चों की माँ बनकर इस घर में नहीं आई हूँ। तो इनके पिता के रंग महल में एक बौद्धिक कक्ष खाली था, मेरी नियुक्ति वहीं हुई है। नीरू, इसका मतलब है तुम खुश नहीं हो? मैं दुखी भी नहीं हूँ, परेशान मत हो। कॉलेज से लौटकर देखा छोटे भैया बरामदे में विराजमान हैं। अरे आप कब आए नागदा से? सुबह 8 बजे। एकदम आ गए, कोई सूचना भी नहीं दी? दरअसल खुशी के मारे मुझसे बोलते ही नहीं बन रहा था। सूचना देता तो तुम लिवाने आती स्टेशन पर। उन्होंने चुटकी ली। अच्छा बताइए कैसे आए हैं? बस ऐसे ही, नहीं तो यहाँ कौन हमारी अम्मा बैठी हैं जो तीज त्योहार पर बुला भेजेंगी।
इसलिए जब मर्जी हुई चला आया। मैं तो बैठी हूं अभी, फिर राखी पर क्यों नहीं आए? मेरा एक साड़ी का नुकसान हो गया। अब ले लेना बस। चल ला दिखा तो क्या पड़ती है। और मेरे हाथ से चिंतामणि और घनानंद लेकर देर तक उलट पलट करते रहे। फिर एकाएक बोले, अच्छा बकुल, यह तो बता मौसम का क्या हाल है? मौसम? मैंने सोचने की सी मुद्रा बनाई। तापमान साधारण से कुछ ज्यादा ही रहता है। अक्सर धूल भरी आंधियां चलती रहती हैं और कोई ताज्जुब नहीं, शाम को गरज के साथ छींटे भी पड़े। तब तो बड़ी मुश्किल है, उन्होंने बड़ी गंभीर मुद्रा बनाकर कहा और हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसने का दौर समाप्त होने पर मैंने कहा, आपको मौसम की चिंता क्यों होने लगी? अब तो भगवान की दया से आपकी जेब भारी है। पैसों की बात नहीं है पगली। फिर? दरअसल मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी? मैं चीखी, अभी से? अभी से क्या मतलब? मैं 23 का हो चुका हूँ। उन्होंने इस अंदाज में कहा जैसे 40 पार कर गए हूँ। पर बाबा, अभी आपकी लाइन क्लियर कहाँ है? अभी तो बड़े भैया बैठे हैं। बैठने को तो दीदी भी बैठी है। इन लोगों के भरोसे रहा तो जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा। ऐसी भी क्या बेसब्री है? भला बताइए, आप वहां नौकरी करने गए थे या प्रेम करने? मैंने कहा, लेकिन उनकी सिफारिश करना मंजूर कर लिया क्योंकि वे वाकई सीरियस लग रहे थे। मेरे आश्वासन से निश्चिंत होकर वे मित्रों से मिलने चले गए। जिम्मेदारी ले तो ली बड़े मजे से, पर बाद में खुद ही डरने लगी कि यह विषय घर में उठाऊंगी कैसे। मौसम के बारे में मैंने मजाक नहीं किया था। वातावरण सचमुच घर का इसी तरह का हो गया था। कल शाम से तो मैं सहमी सहमी सी ही थी कि पता नहीं कब विस्फोट हो जाए। मम्मी 4-5 दिनों से एक टाइपिस्ट की प्रतीक्षा में थी। यह लड़का उनके पिताजी के ड्राइवर का पुत्र था। वे मदद के रूप में उसे कुछ काम देना चाहती थी। सारी बातें तय हो गई थी और वह भला आदमी गोल कर गया था। कल जब हम लोग पिक्चर देखकर लौट रहे थे तो यशवंत के फाटक पर ही वह मिल गया। मम्मी तो उसे देखते ही बरस पड़ी। वह बड़ी कठिनाई से समझा पाया कि वह तो आया था पर साहब ने ही उसे लौटा दिया था। सुनकर मम्मी का चेहरा तमतमा आया था। सारे रास्ते मुझे डर लगा रहा कि आज कुछ होकर रहेगा। ईश्वर की कृपा से कुछ हुआ तो नहीं, पर वातावरण में कुछ तनाव सा जरूर था। फिर भी साहस करके मैंने खाने की मेज पर वह बात छेड़ ही दी। छोटे भैया जानबूझकर बाहर ही रह गए थे। सुनो, यह फोटो देखा तुमने? बड़ी देर तक उस फोटो का निरीक्षण करने के बाद पापा ने उसे मम्मी की तरफ बढ़ा दिया था। अभय इस लड़की से शादी करना चाहता है। कैसी है? आप लोगों को पसंद आना चाहिए, मेरा क्या है? मम्मी ने बेरुखी से कहा। वाह भाई, तुम्हारा भी तो हक है। मेरा हक? मम्मी ने कड़वे स्वर से कहा। अपनी पसंद का टाइपिस्ट तक तो मैं रख नहीं सकती। आपके बेटे के लिए बहू पसंद करना तो बहुत बड़ी बात है। अब यह कहाँ की बात कहाँ लिए जा रही हो तुम? क्यों, मेरे अधिकार की बात नहीं हो रही थी क्या? मम्मी ने सीधा प्रश्न किया। पापा परेशान हो उठे, थके स्वर में बोले, मुसीबत तो यह है नीरू कि तुम ऐसे आदमी इकट्ठा कर लेती हो जो मेरी रुचि से मेल नहीं खाते। नहीं, मुसीबत तो यह है, बल्कि हकीकत यह है कि आप नहीं चाहते कि मेरी थीसिस कभी पूरी हो। पिछले 4-5 सालों से मैं यही देख रही हूँ। क्या बकती हो? ठीक तो कह रही हूँ मैं। आप चाहते हैं कि बस मैं आपकी सेक्रेटरी बनी रहूं, आपके पत्रों का, पुस्तकों का, धोबी का, दूध वाले का हिसाब रखती फिरूं। तुम कोई एहसान नहीं कर रही मुझ पर। दुनिया की आम औरतें घर में यही सब कुछ करती हैं, लेकिन मैं तो आम औरतों की तरह नहीं हूँ, इसीलिए तो लीक से हटकर चली हूँ। नहीं तो आम औरतों वाला रास्ता मेरे लिए भी खुला था। पछता रही हो अब? अच्छा हुआ मम्मी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया और वही पटाक्षेप हो गया, नहीं तो मेरी तो मुसीबत आ गई थी। उन दोनों को तो मेरी उपस्थिति का होश ही नहीं था और मुझसे ना उठते बन रहा था, ना बैठना अच्छा लग रहा था। शाम को छोटे भैया ने उत्सुकता से पूछा था तो मैंने मुस्कुराकर छोटा सा जवाब दे दिया था, थोड़ा तो धीरज रखो बाबा, आज तो अर्जी पेश हुई है। छोटे भैया खिसियाई सी मुस्कुराहट के साथ बोले, उसके माँ बाप बड़े खोंचू किस्म के हैं, इसीलिए
नहीं तो मैं तो सीधे कोर्ट से शादी करता और यहाँ तार से खबर भेज देता, बस। नो फॉर्मेलिटी। छोटे भैया ऐसा कर भी लेते तो किसी को आश्चर्य नहीं होता। पापा पता नहीं कब जाकर मेरठ से बुआ जी को लिवा लाए और घर में शादी ब्याह की चर्चाएं जोर शोर से चल पड़ी। पापा की बातों से लगा कि इस बार वे दोनों लड़कों की शादी करके रहेंगे। छोटे भैया की तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन बड़े भैया के लिए तो बहू की तलाश अभी बाकी थी। बुआ जी माला फेरते हुए मुझसे कहती, अरे तेरा बाप मेरे पास आया और बोला, अजय के लिए एक हाथ अच्छी सी लड़की देखनी है। लो सुन लो, लड़कियां क्या बाजार में मिलती हैं? अरे तुम 4 लोगों में उठो बैठोगे नहीं, बेटों की बात नहीं करोगे तो कौन जानेगा कि तुम्हारे यहाँ ब्याहने को लड़के बैठे हैं। कभी रसोई में बैठकर महाराज से सुख दुख की चर्चा चलाते हुए कहती, भैया रे, पेट जाए की तो ममता ही कुछ और होती है। अब इन बच्चों की माँ होती तो बताओ, क्या अब तक कुंवारे बैठे रहते ये? वह लड़की क्या मेम बनकर विलायत चली जाती? कभी पापा जी शेव करते होते और वहीं बैठकर छालियां कतरती हुई बुआ जी कहती, बिसन रे मेरी मान तो इस छोकरी को भी लगे हाथ निपटा ही दे। आजकल की लड़कियों का कोई ठिकाना है, कब किसका हाथ पकड़कर चल दे, और फिर तेरे यहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। इन वाक्यों में व्यंग की दोहरी मार होती मम्मी पर, लेकिन वे किसी बात का उत्तर नहीं देती, चुपचाप अपना काम करती रहती या कमरे में बैठकर किताब पढ़ती रहती। बुआ जी के आ जाने से रसोई का क्षेत्र उनके लिए निषिद्ध हो चुका था। उन्हें इस बात का बुरा भी लगा हो तो उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। बुआ जी की गोलीबारी अक्सर चलती ही रहती, पर यह तो मानना होगा कि जिस कार्य विशेष के लिए उन्हें यहाँ लाया गया था उसमें वे सिद्धहस्त थीं। महीने भर के अंदर ही दूर दराज से वधू पिताओं की चिट्ठियां, फोटो और कुंडलियां आने लगी। बुआ जी के नाते रिश्तेदारों का जाल भारतीय रेलवे की तरह पूरे देश में फैला था शायद। उनकी प्रसारण व्यवस्था भी बड़ी ही कार्यक्षम ज्ञात होती थी। तभी तो सब लोग जान गए थे कि उनके विद्वान प्रोफेसर भाई का सुंदर सुदृढ़ 1000 रुपये महीना पाने वाला इंजीनियर बेटा शादी के योग्य हो गया है। मुझसे ही उन्होंने बड़े भैया को पत्र लिखवाया कि फौरन 1 महीने की छुट्टी लेकर आ जाओ। ना नुकुर करने की गुंजाइश नहीं है, तुम्हारी वजह से छोटे की शादी रुकी हुई है। और आश्चर्य की बात, बड़े भैया सचमुच छुट्टी लेकर आ गए। विजय गर्व से उल्लासित होती हुई बुआ जी बोली, देखो आ गया न राह पर। अब कोई लड़का तुमसे खुद आकर कहेगा कि मेरी शादी करो। बुआ जी के भाषणों का एलपी दिन भर चलता रहता। मुझे लगता कि किसी दिन मैं पागल हो जाऊंगी। एक दिन मम्मी से मैंने कहा तो सूखी हंसी के साथ बोली, मेरे बारे में कभी सोचा है? तब लगा सचमुच अगर पागल होने की नौबत आई है तो मम्मी की। कितना सुनाया जाता है दिन भर उन्हें। कभी उनकी कोर्ट मैरिज का मखौल उड़ाया जाता है, कभी माँ के रंग रूप आचार व्यवहार से उनकी तुलना की जाती है। नौकरों चाकरों का हम बच्चों का कोई लिहाज नहीं बरता जाता। उनकी सोनी कोख का भी एक हाथ उसास भरा वाक्य कहा ही जाता, जैसे भगवान का दिया इसके ही एक हाथ हो जाता तो गृहस्थी में मन भी लगता। अब तो क्या है, जैसे होटल वैसे घर। 10-20 लड़कियों को देखने सुनने के बाद एक रिश्ता सर्वानुमति से पास हो गया। लड़की वाले पूना से लड़की को लेकर आए थे। उन लोगों की भी इच्छा थी और बुआ जी ने भी राय दी कि दिन अच्छा है, लड़का अगर राजी है तो शगुन हो ही जाए तो अच्छा है। उन्हें तो उन दिनों वीटो पावर थी। फौरन पापा मम्मी बाजार दौड़ गए। एक बनारसी साड़ी, एक अंगूठी, मिठाई, नारियल, फल फूल सब कुछ लाया गया। सब चीजों को देख परख कर बुआ जी ने एक थाली में सजा दिया। पास पड़ोस के 2-4 लोगों को जल्दी में कहलवाया गया। सारी तैयारी होने के बाद बुआ जी ने मम्मी से कहा, बहू 4 बजे के बाद फिर मुहूर्त अच्छा नहीं। लोग बाग आएंगे जब आते रहेंगे, तू लड़की की गोद भर दे झटपट। आज्ञाकारी बहू की तरह मम्मी ने थाली की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि जैसे कुछ याद करके बुआ जी बोली, बकुल पड़ोस से मथुराइन को टेर ना ले जरा। क्यों? पहले पहल गोद भरी जा रही है, किसी लड़कोरी के हाथ से होती तो ठीक था। जैसे बिजली का करंट छू जाए।
मम्मी ने हाथ थाली से खींच लिए। हम सभी सन्नाटे में आ गए थे। एकाएक बड़े भैया गरजे, बुआ जी, आज आपने कह दिया सो ठीक है। भविष्य में कभी इस तरह की बात करेंगी तो इस घर में आपका निभाव नहीं हो सकेगा। हम सब सन्न रह गए। महाप्रतापी बुआ जी का अपमान, और वह भी परम संत बड़े भैया के द्वारा। बुआ जी को संभलने का मौका दिए बिना ही वे बोले, इतना शास्त्र पुराण पढ़ती हैं आप, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों के होते हुए मम्मी को इतनी बड़ी गाली आप नहीं दे सकती। भैया ने मम्मी कहा था। उन्हें पहली बार यह संबोधन करते हुए सुना था। काश मम्मी ने भी यह सब कुछ सुना होता, लेकिन वे तो पता नहीं कब से कमरे के बाहर चली गई थी। ड्राइंग रूम में लड़की वाले बैठे हुए थे और भीतर यह नाटक हो रहा था। बड़े भैया ने निर्णय के स्वर में कहा, मैं मम्मी को लेने जा रहा हूँ। अगर उन्हें मना सका तो ठीक है, नहीं तो इन लोगों को लौटा दीजिए, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। और दरवाजे तक जाते हुए फिर ठिठक गए। इस बार अपनी रोष भरी आंखें पापा जी की ओर उठाते हुए बोले, पूजनीय पापा जी, माँ की मृत्यु को 3 साल भी ना हो पाए थे कि आप अपनी ही एक छात्रा से ब्याह रचा बैठे थे, लेकिन उस दिन भी आपसे इतनी नफरत नहीं हुई थी जितनी आज हुई है। बुआ जी ने इतनी बड़ी बात कह दी और आप चुप खड़े सुनते रहे, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी यह संतानहीन जीवन बिताने पर विवश होना पड़ा है मम्मी को। क्या शादी से पहले उन्हें यह बात पता थी, या प्रेम के ज्वार में उस समय यह सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं लगा था? 4 बच्चों के बाद पापा का मन भर जाना तो स्वाभाविक था, पर क्या मम्मी के मन में कभी ममता का सैलाब नहीं उमड़ा होगा? तब किस पर बरसाया होगा उन्होंने अपना प्यार दुलार? कभी तो तिरस्कार उपजा होगा उस पुरुष के प्रति जिसने उन्हें नारित्व के इस गौरव से वंचित रखा था। एक हाथ बच्चा सचमुच अगर होता तो आज उनका जीवन यूं लक्ष्यहीन नाव की तरह लड़खड़ाता नहीं लगता। उनके एकाकीपन को बांटने वाला कोई होता तो शायद हम लोग भी स्वस्थ मन से घर लौट सकते थे। सुबह उठकर यही सब मेरे मन में आ रहा था। दोनों भैया अपना सामान बांध चुके थे। मम्मी के आदेश को सिर माथे रखकर दोनों भाभियां ले जाने योग्य सामान छांट रही थी। बुआ जी भी 2-4 चीजें अपने परम प्रिय भाई की याद में लिए जा रही थी। बकुल, तुम नहीं देख रही अपने लिए कुछ? मम्मी ने कहा। अभी से क्या करूंगी, अभी तो 15 दिन पड़े हैं जाने को, मैंने कहा। लेकिन तब सिर्फ तलछट ही हाथ आएगी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। वे चुपचाप बैठी दोनों बहुओं की कुशलता देख रही थी। कितनी ही चीजें पैक की जा चुकी थी। पति देवता के डर से जो चीजें साथ नहीं जा रही थी उन पर रिजर्वेशन स्लिप लगाकर रखा जा रहा था ताकि अगली ट्रिप में आसानी हो। मैंने हंसकर कहा, मम्मी, इस पेट से अगर हम लोग घर को खरोंचना शुरू कर देंगे तो कुछ दिनों बाद आपके पास यादगार के तौर पर सिर्फ दीवारें ही रह जाएंगी। मेरी चिंता मत कर रे, मेरे पास इतनी यादें हैं कि ऐसी ऐसी 2-2 जिंदगियां बसर हो सकती हैं। मैंने गौर से देखा, समझ ही में नहीं आया कि यह कथ्य विगत स्नेह का सूचक है या व्यवस्था का, और उत्तर में चुप ही रह जाना पड़ा। तभी पोस्टमैन ने आकर मुझे मुक्ति दिला दी। रजिस्टर्ड लेटर था मम्मी के नाम। पढ़कर ही वे कुछ ऐसी उदास हो गई कि मेरा तो मन घबरा उठा। पूछने का भी साहस न बन पड़ा। बगीचे में बड़े भैया किसी ठेले वाले से बात कर रहे थे, शायद शाम के लिए तय कर रहे थे। मैंने उन्हीं से जाकर बतलाया। वे मेरे साथ मम्मी के कमरे में आए। उसी तरह पत्र हाथ में लिए वे निस्पंद बैठी थीं। मम्मी, उन्होंने चौंक कर सिर उठाया। किसकी चिट्ठी है? उन्होंने लिफाफा हाथ में थमा दिया। पापा के कॉलेज से आया था। मम्मी के लिए नियुक्ति पत्र था। यह तो खुश होने की बात थी। उनके एकाकीपन की समस्या का हल इतनी जल्दी मिल जाएगा ऐसा सोचा भी न था। फिर मम्मी क्यों उदास है? शायद पापा के ही कॉलेज में जाने की कल्पना उनके लिए असह्य हो उठी हो। मम्मी, नौकरी आपके लिए ऐसी जरूरी भी नहीं है। आपका जी न चाहे तो आप मना कर दीजिए। आप तो आराम से अपनी थीसिस पूरी कीजिए। कब से रुकी पड़ी है? मैंने कहा। जी ना चाहने की तो कोई बात ही नहीं है रे। मेरी तो कब से यह अभिलाषा रही थी
अपने ही कॉलेज में पढ़ाने की। फिर आप इतने उदास क्यों हैं? मैंने बच्चों की तरह मचल कर कहा। यह सोच रही थी कि इतनी पुरानी इच्छा अब जाकर पूरी होनी थी। बुरा तो लगता ही है ना। उन्होंने इतनी स्वाभाविक ढंग से कहा कि मुझे चुप रह जाना पड़ा। मम्मी, बड़े भैया गंभीर स्वर में बोले, मेरे ख्याल में आपका अभी यहाँ रहना ठीक नहीं है। कॉलेज जाने की बात तो और भी नहीं जचती मुझे। आप छुट्टी भर मेरे साथ रहें, जुलाई में ज्वाइन कर लें। तब तक कुछ आऊंगी अजय, तुम्हारे यहाँ भी आऊंगी, पर अभी नहीं। सहानुभूति से इन लोगों ने जो ऑफर दिया है दोबारा शायद ना दें। मम्मी का कहना ठीक ही था। बात पुरानी होने पर फिर उतनी वजनदार नहीं रहती। ऐसा अवसर दोबारा मिले ना मिले। पापा की जिद के कारण उनकी यह इच्छा अब तक पूरी नहीं हो पाई थी। पापा नौकरी के सख्त खिलाफ थे। मम्मी, आपकी कोई सहेलियां क्यों नहीं है? आती जाती रहती तो मन बहला रहता, मैंने कहा। जिस उम्र में सहेलियां बनाई जाती हैं वह तो तेरे पापा के चरणों में गुजार दी, और बातों के लिए समय ही कहाँ रह गया था। शादी के बाद तो खैर सवाल ही नहीं उठता था। ना हो तो आप कोई क्लब ज्वाइन कर लें, बड़े भैया बोले। क्लब? पागल हुए हो? मैं तो बड़ी चिंता में पड़ गया हूँ। ऐसा कोई घर भी तो नजर नहीं आता मुझे जहाँ आप लोगों के घनिष्ठ संबंध रहे हों। उन लोगों के भरोसे कम से कम मैं निश्चिंत तो हो सकता। इतने परेशान क्यों हो रहे हो अजय? मेरी समझ में नहीं आता। यह अकेलापन क्या आज का है? इसकी तो अब आदत सी बन गई है। तुम्हारे पिता के साथ रहकर और सीखा ही क्या है? बचपन में तुम लोगों ने उस जादूगर की कहानी तो सुनी होगी जो एक राजकुमारी को वश में कर लेता है। दिन भर तो बेचारी पत्थर की मूर्त बनी रहती है और रात में। और सहसा जैसे उन्हें याद आया कि वे क्या कह गई हैं। दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया उन्होंने। मैं और बड़े भैया पत्थर की मूर्ति बने उन्हें देखते रह गए थे। अभी आप लघु उपन्यास पाषाण युग का अंतिम भाग सुन रहे थे। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए माय वॉइस अल्फाज पर अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी अच्छी कहानियां सुनते रहिए। धन्यवाद।